अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन, मैं हूं इमरान हसन और ये है अमला हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। आज हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि मंगल का आगाज करने जा रहे हैं या कर चुके हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। कल बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गई, बड़ी अहम खबरें आ गई और उसी के हवाले से हमने कहा कि हम आज के प्रोग्राम को जरा डिजाइन भी करेंगे। सबसे बड़ी खबर कल रमीज राजा साहब के हवाले से थी, जिन्होंने चार्ज ले लिया एज 36 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बहुत ज्यादा खबरों में भी रहे और खबरों में सबसे ज्यादा उनकी वो एग्रेसिवनेस रही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि उन्होंने दिखाई मुख्तलिफ मामलों पे बात करते हुए। उन पे हम इन पे मतलब डिटेल डिस्कशन हमने करनी है क्योंकि आज की हमारी बड़ी खबर भी होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ जी आज की शो में बहुत कुछ होगा, कुछ एजुकेशन के हवाले से भी और कुछ स्कूल्स के हवाले से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। सेगमेंट्स भी होंगे, सो बहुत कुछ है। आपने बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहना है 9 से 11 बजे तक। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। हुकूमत की कारकर्दगी सुपरहिट। सदर मुमलकत आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा कि कोरोना में बेहतरीन हुकूमती पॉलिसी की बाइस मईशत मुस्तहकम रही। हाइब्रिड खतरात के खिलाफ मुअस्सर तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। आर्मी चीफ की कोर हेडक्वार्टर्स कराची के दौरे के दौरान गुफ्तगू। शफकत महमूद के तलबा पर एक बार फिर शफकत भरे वार। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तमाम तलबा को पास करने का फैसला। आम की गुठली से मक्खन कैसे निकाला जा सकता है, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। हिना न्याजी सैर करवाएंगी महाराजा सरदार शेर सिंह की बारादरी की। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। और रमीज राजा पीसीबी के बिला मुकाबला 36वें चेयरमैन मुंतखब। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर और बड़ी खबर में बात है क्रिकेट की। वर्ल्ड कप 1992 की फातेह टीम के ओपनर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए। ओहदा संभालने के बाद गुज़िश्ता रोज उन्होंने लाहौर में पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस की। हमने आपको बताया, अपनी तरजीहात बताई और आइंदा का रोड मैप भी बताया। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की सिलेक्शन पर बाबर आजम से इख्तिलाफात को बेबुनियाद करार दिया और शिकवा किया कि टीम की सिलेक्शन पर बिला जवाज तनकीद न की जाए। हमें नौजवान खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए। नौमंतखब चेयरमैन ने पीसीबी में बड़ी तब्दीलियों का भी इंदिया देते हुए बताया जी कि T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ियों मैथ्यू हेडन को बैटिंग कोच, जबकि साउथ अफ्रीका के साबिक बॉलर फ्लेंडर को बॉलिंग कोच बना दिया गया है। और नौमंतखब चेयरमैन ने मजीद ये भी वाज़ेह किया कि कौमी क्रिकेट की जो डायरेक्शंस है उनको तब्दील करेंगे। 6 माह में इसके नताइज सामने लाएंगे। राजा जी का कहना था कि क्रिकेट में कल्चर, माइंडसेट, रवैये और सोच को तब्दील करना अव्वलीन तरजीह है। साथ साथ उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा बढ़ाने का भी ऐलान किया। स्कूल्स और क्लब सतह पर क्रिकेट के फरोग से मुतालिक उनका कहना था कि जो क्लब एक भी इंटरनेशनल क्रिकेटर पैदा करेगा उस क्लब के तमाम अखराजात पीसीबी उठाएगा। इसी सारी सिचुएशन पर और इनके ज्वाइन करने पर ओहदा संभाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वर्ल्ड कप 1992 के फातेह टीम के साबिक के जो लेग स्पिनर थे और साबिक कोच मुश्ताक अहमद साहब। उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। हमने वर्ल्ड T20 कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के जब हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो हम आउटसाइडर्स या इंटरनेशनल कोचेस लेकर आएंगे, साबिक जो ओपनिंग बैट्समैन है मैथ्यू हेडन को बैटिंग कोच और साउथ अफ्रीकन साबिक फास्ट बॉलर को जो है फील्डिंग कोच बनाने का ऐलान किया, तमाम बॉलिंग को तो क्या आप इन कोचेस के इंतखाबात को देखते हैं और ये कितना बेहतर हो सकता है पीसीबी के या टीम के फ्यूचर के लिए? आई थिंक वो रमीज भाई का जो माइंडसेट है वो साफ पता चल गया है कि वो फॉरनर कोच लेके आएंगे और मैथ्यू हेडन उस टीम के साथ खेले हुए जिन्होंने बहुत फतवात हासिल की हैं। और जो फ्रेंडर है वो उसने भी जो जब साउथ अफ्रीका से वो खेला करता था तो साउथ अफ्रीका की भी टीम नंबर 1 नंबर 2 टीम थी वर्ल्ड रैंकिंग में। तो आई थिंक ऐसे कोच को लेके आना, क्योंकि माइंडसेट की गेम होती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आपका जो माइंड होता है ना वो प्लेयरों में इंडल्ज होता है। टेक्निकली टैक्टिकल चीजें तो आप चलाते रहते हैं, वो सबको पता होता है। जो माइंडसेट होता है ना, विनिंग माइंडसेट, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक विनिंग टीम में खेला हुआ हूँ, जब मैं कोचिंग करता हूँ तो मेरा माइंडसेट कुछ और होता है और एक टीम का बहुत बड़ा प्लेयर भी हो और वो ऐसी टीम में खेला हो जहाँ पे उसकी टीम कभी भी जीती ना हो बड़ा टूर्नामेंट, तो उसको कभी यकीन नहीं आएगा कि हम ये अचीव कर सकते हैं।
तो एक कोचेस का ये माइंडसेट और उसकी हिस्ट्री ये जरूर पता होनी चाहिए कि ही इज अ मैच विनर, और मैच विनर का ये नंबर वन बिल्कुल मन की हद तक तो हम डेफिनेटली मुतमईन हैं और अग्री करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप जैसे नाम हमारे पास मौजूद हैं जो पाकिस्तानी हैं लेकिन इंटरनेशनल टीम्स को कोच कर चुके हैं, और भी कई नाम हमारे पास हैं, तो उसके बावजूद बैरूनी मुल्क के कोचेस को तरजीह देना कैसा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्यों है? आई थिंक रमीज भाई का माइंडसेट है कि वो जो फॉरेनर कोचेस हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो सके किसी चीज से और उनका माइंड बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर हो, और जो जिस तरह की इंटरनेशनल ब्रांड क्रिकेट का चल रहा है वो उनको प्लेयरों के अंदर इंडल्ज करने के लिए या प्लेयरों को मेंटली तैयार करने के लिए वो फॉरेनर कोचेस को लेके आ रहे हैं। और आई थिंक उनके माइंडसेट में ये डेफिनेटली होगा कि लोकल पाकिस्तानी कोचेस शायद इतना टाइम ना लेने और शायद जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें बाहर के कोचेस को। तो आई थिंक ये उनकी फिलॉसफी मुझे लग रही है, और मुझे एक और चीज भी लग रही है कि ये मेंटली भी तैयार कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि फॉर लॉन्ग टर्म्स यू हैव टू वर्क विद इंग्लिश कोचेस और फॉरेनर कोचेस। बिल्कुल, दो कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंपॉर्टेंट भी बहुत थी और ओहदा संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और साथ साथ उन्होंने कैप्टन की जिम्मेदारियों के हवाले से बड़ा खुलकर तायुन किया कि कैप्टन जो है टीम का मालिक होता है लेकिन उसके लिए परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। आपको लगता है कि रमीज राजा साहब जब कैप्टन है बाबर आजम उनको बाइख्तियार बनाएंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस या ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे। और जिस तरह बाबर आजम ने जितनी परफॉर्मेंस की है, जैसे रमीज भाई ने कहा कि कप्तान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है, एक तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए और एक उसके डिसीजन मेकिंग के लिए। जब कप्तान परफॉर्म करता है और फ्रंट पे लीड करता है टीम को और परफॉर्मेंस से करता है, तो उसके लिए फिर अपने डिसीजन लेना और जो टीम बनाना आसान हो जाता है। तो आई थिंक रमीज भाई का पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और बाबर ने जितनी परफॉर्मेंस की है पिछले साल 2 साल से पाकिस्तान के लिए, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, और बाबर उसमें बीइंग अ पाकिस्तानी वेरी वेरी प्राउड टू से दिस कि वो अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में उसको उसकी रिस्पेक्ट है एज ए प्लेयर। तो जहां तक बाख्तियार कप्तान होने की जरूरत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि जब ड्रेसिंग रूम में लड़कों को ये पता चल जाता है कि कप्तान इख्तियार वाला है और कप्तान कैन मेक ए डिसीजन, सिलेक्शन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट है कप्तान का, तो इससे होगा क्या कि कप्तान की बात भी लड़कों को माननी पड़ती है। एक वो परफॉर्मर हो, एक वो बाख्तियार हो, उसके ऊपर होता है क्या है कि फिर जो लड़के होते हैं ड्रेसिंग रूम में, उनको कप्तान के विजन को और कप्तान को जो लड़ा रहा होता है, जो कप्तान की डिमांड होती है, उनको फिर फॉलो करना आसान हो जाता है। जब कप्तान बाख्तियार नहीं होता, परफॉर्मेंस भी चाहे करे, तो फिर लड़के शायद समहाउ द अदर उसकी बात को इतना असर ना लें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर कैप्टन स्ट्रॉन्ग, और कप्तान स्ट्रांग होता है तो ग्राउंड की परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग होने लगती है। अग्री। लेकिन वो कुछ फैसले में ऐसा लगता है जो पहला फैसला हुआ सिलेक्शन का कि उसमें कप्तान शायद मालिक नहीं लगा, इसीलिए शायद ये कल सवाल भी हुआ। खैर, नौ मुंतखब चेयरमैन ये भी कहते हैं रमीज राजा साहब के क्रिकेट में हमने कल्चर, माइंडसेट, रवैया और ये जो सोच एक पुरानी चली आती है इसको तब्दील करना अव्वलीन तरजीह है, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है रमीज राजा के लिए। तो इस सब के लिए मुश्ताक भाई क्या करना पड़ेगा रमीज राजा साहब को कि ये सब कुछ बदले? जी देखिए, सबसे पहले तो चैलेंजेस ये हैं कि स्कूल की क्रिकेट, क्लब क्रिकेट यहाँ से शुरू होती है, स्कूल से लेके क्लब क्रिकेट, और उसके बाद जो ग्रास रूट अंडर 16, अंडर 19 की क्रिकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है, रमीज भाई को भी ये पता है क्योंकि वो क्रिकेटर हैं और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, वो खुद भी ओपनर रह चुके हैं, और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अब रिसेंटली बहुत ज्यादा एज ए कमेंटेटर उनको फॉलो भी किया, और उनको पता भी है कि गेम किधर जा रही है, इवन टेस्ट क्रिकेट किधर जा रही है। तो आई थिंक उनका माइंडसेट का बदलने का मतलब ये है कि ऐसे प्लेयर सिलेक्ट किए जाए, ऐसा ग्रास रूट पे काम किया जाए कि जहाँ पे प्लेयरों की बेसिक्स तगड़ी हो, प्लेयरों की जो टेक्निक है वो इतनी स्ट्रांग हो कि जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलें तो पाकिस्तान के खेलने के ऊपर उनकी टेक्निक एक्सपोज ना हो। कि अंडर प्रेशर जब भी कोई बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, ऑब्वियसली उनके ऊपर प्रेशर होता है, सिचुएशन मुश्किल आती है, आप इतनी दुनिया के सामने खेल रहे होते हो, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, उसके ऊपर आपकी टेक्निक बेसिक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज यूज दैट फ्रेज एज ए कोच, मैं बहुत फोकस करता हूँ इन चीजों के ऊपर कि इंसान की टेक्निक रिपीटेबल होनी चाहिए, रिपीटेबल बॉलिंग एक्शन हो, रिपीटेबल आपकी बैटिंग टेक्निक हो, तो वो अंडर प्रेशर वो आपको उस टफ सिचुएशन से निकालने में मदद करती है। यही उनका माइंडसेट कहने का मतलब है कि जब हमारे प्लेयर दुनिया में जाए, ऑस्ट्रेलियन की पिचों पे खेले,
खेलें तो बाउंसर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब वो स्पिन पिचों पे खेलें तो उनको स्पिन बॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये टेक्निक जब कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट से या अंडर 19 लेवल के ऊपर से पक्की करके आएगा तो वो पाकिस्तान टीम के लिए फिर एक साल नहीं खेलेगा, वो फिर 10-15 साल खेलेगा। आई थिंक ये माइंडसेट करने की जरूरत है जो रमीज भाई का मुझे समझ आती है, जो उनका माइंडसेट भी है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमने देखा भी था कि पिछले जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड था, जब उसकी सिलेक्शन हुई तो बहुत तनकीद की गई और कल इस तनकीद का उन्होंने जवाब दिया कि हमें नौजवानों के साथ चांस लेना चाहिए। आपको लगता है कि इतने मेगा इवेंट पे नए प्लेयर्स को चांस देना एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है? अच्छा, नहीं, जो टीम का इस वक्त कॉम्बिनेशन बना है पिछले 6 महीने साल पहले सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे और जितने भी मीडिया में बात हो रही थी वो सारे कह रहे थे कि जी मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है, मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। तो अब इन्होंने जो सिलेक्शन की है वो मुझे लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर को तगड़ा करने के लिए की है। आसिफ अली को इसलिए लेके आए कि उसने काफी क्रिकेट खेली है, ठीक है उससे स्कोर नहीं हुआ इंटरनेशनली, मगर उसका जो स्टैट्स है वो एक्सपीरियंस भी है, और मुश्तिल को भी, और शोएब मकसूद और आजम खान, ये सारे जितने भी ये चारों प्लेयर हैं ये स्ट्राइकर हैं। और पाकिस्तान जो फोकस किया सिलेक्शन कमेटी वालों ने, चेयरमैन, सिलेक्टर्स, जितने भी सिलेक्टर्स हैं उन्होंने ये डेफिनेटली ये फोकस किया है कि जी मिडिल ऑर्डर तगड़ा किया जाए, इसलिए उसमें उन्होंने यंगस्टर्स और सीनियर का कॉम्बिनेशन। अच्छा, राजा साहब का एक दावा ये भी है कि वर्ल्ड कप टीम में जो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट की गई है उसमें 4 से 5 मैच विनर्स मौजूद हैं जो कि क्लिक कर सकते हैं, मैच जिता सकते हैं। कौन से वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपको लगता है कि ये 4-5 प्लेयर्स हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए मैच विनर्स हो सकते हैं? देखें कि कहीं से भी मैच जिताने की सलाहियत है इसके अंदर, तो ये 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हम पिछले कई अरसे से सुन रहे हैं कि क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबरें आएंगी और अब उनकी चूंकि सिलेक्शन भी हुई है रमीज राजा साहब की, तो आपको लगता है उन्होंने कहा है कि 10 दिन में अच्छी अच्छी खबरें हमें मिलेंगी, क्या अच्छी खबरें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई हैव नो आइडिया, ये तो उनको ही पता होगा। बाकी एज ए क्रिकेटर मैं ये बता सकता हूँ कि उनका विजन बड़ा क्लियर है, वो एक्सपोजर के लिए नहीं आए, क्योंकि उनको एक्सपोजर इतना मिल गया हुआ, वो वर्ल्ड कप चैंपियन भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की कैप्टनसी भी कर सके हैं और इतनी उनको वैसे ही शोहरत मिली हुई है कमेंट्री करते हुए। तो आई डोंट थिंक सो वो कि उनको कोई ऐसी कोई एक्सपोजर की जरूरत है। तो जो खुशियों की बातें कर रहे हैं, मेरा ख्याल में वो चेंजेस लाएंगे और चेंजिंग ऐसी लाएंगे जिससे लोगों को पता चलेगा कि जी उन्होंने शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म्स और मिड टर्म्स गोल जो बनाए हैं वो उनकी पॉलिसी से साफ पता चल जाएगा। उसमें हमें वी शैल सी। क्लब क्रिकेट से कई दफा लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिलेक्ट हो जाते थे, इतनी तगड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर थे वो दे यूज्ड टू गो बैक टू द क्लब्स एंड दे यूज्ड टू प्रैक्टिस देयर एंड दे यूज्ड टू प्ले एवरी सिंगल क्लब मैच। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह से ये होता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं जो क्लब में प्रैक्टिस करने आते हैं, जस्ट इमेजिन कि जो वसीम अकरम साहब के साथ या बकार यूनुस साहब के साथ या इंजमाम साहब के साथ खेलते रहे हैं, वो जब वो नेट में उनको आउट करेंगे या उनको चौका मारेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो जाता है और फिर उनको उनके वर्क एथिक्स को देखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर की उनके वर्क एथिक्स क्या है। तो आई थिंक क्लब क्रिकेट का ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लब क्रिकेट से ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट तगड़ी होगी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट अंडर 19 क्रिकेट तगड़ी होगी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तगड़ी होगी और फिर पाकिस्तान जाके तगड़ा टीम। ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, इस साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा, इसको में कोई शॉर्टकट नहीं। बहुत सारे फैसले लेने होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद थे क्रिकेट के हवाले से और नए जो पीसीबी चेयरमैन हैं उनके हवाले से, इनकी सिलेक्शन के हवाले से, उनके फैसलों के हवाले से बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। बैक टू एक्सप्रेसो। जिक्र करेंगे कुछ कोविड और वैक्सीनेशन के हवाले से। इसका प्रोसेस जारी है और पाकिस्तान स्टिल इस फेज से गुजर रहा है। जो ताज़ा तरीन स्टैट्स पिछले 24 घंटे के लिए एनसीओसी ने जारी किए हैं उसके मुताबिक जी 14 सितंबर 2021 को टोटल टेस्ट किए गए 47,419, जिसमें से 2,580 केसेस पॉजिटिव आए और इसकी जो रेशो है वो 5.44% रही, जबकि 78 अमवात वाक़ हुई और इस वक्त जो क्रिटिकल कंडीशन में मरीज मौजूद हैं कोविड की, उनकी तादाद 5,304 पर पहुंच गई। तो अभी हम बार बार यही
कहते हैं कि फोर्थ वेव के असरात अभी भी हैं और ये बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें एहतियात करनी है और वैक्सीनेशन करवानी है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो 15 साल तक की उम्र के लोग हैं या यंग बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी इकदाम करने हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। और अभी हम वैक्सीनेशन के हवाले से थोड़ी सी अपडेट चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो कम उम्र के लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन खोलने का ऐलान किया है। ये प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा और इसका कब से स्टार्ट किया जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से हमने देखा है कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं इसका शिकार होते हैं, तो इसीलिए ये डिसीजन किया गया है कि अब हम ये ग्रेजुअली जो है ये वैक्सीनेशन नीचे बच्चों को भी लेकर आएंगे। पहले आपने देखा कि 17 प्लस के लिए खुली थी और अब कल से 15 प्लस के लिए भी ये वैक्सीनेशन ओपन कर दी गई और ग्रेजुअली हम इसको और नीचे भी लाएंगे, क्योंकि अभी दुनिया में जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स और सेफ्टी डेटा मौजूद है उसके मुताबिक 12 प्लस के लिए जो है वो वैक्सीनेशन अलाउ की गई है और उसमें फाइजर और मॉडर्ना का जो है अप्रूवल दिया गया है इस एज ग्रुप के लिए। तो पाकिस्तान में इस वक्त फाइजर इस्तेमाल की जा रही है 15 प्लस के लिए और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम ग्रेजुअली नीचे आते जाएंगे। अच्छा, हमारी इतलात के मुताबिक अमेरिका ने कुछ फाइजर डोजेस अतिया की हैं सिंध को, क्या विफाक को भी की हैं? और दूसरा ये कि पिछले दिनों में जैसे कि आपसे भी बात हो रही थी, फाइजर इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं थी, दीगर वैक्सीन अवेलेबल थी, तो क्या हमारे पास इनफ डोजेस हैं अब? और अंदाज़ा क्या है, ये आबादी कितनी है, ये 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, ये कितना तखमीना है आपका? देखिए जी, इस वक्त फाइजर जो है उसके बारे में बताऊं कि ये पाकिस्तान ने अपनी इसकी बुकिंग भी कराई हुई है, हम लोगों ने इसकी परचेज के एग्रीमेंट्स भी हमारे हुए में और ये जो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है वहां से भी उन्होंने हमसे कमिटमेंट की हुई है हमारी 20% पॉपुलेशन के लिए, तो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से भी फाइजर हमारे पास जो है वो आ रही है और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस वक्त हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, क्योंकि गवर्नमेंट उसी वक्त वैक्सीनेशन शुरू करती है जब उसको पता होता है कि उसके पास ये इतनी क्वांटिटी में मौजूद है कि जिस एज ग्रुप्स के लिए, इसीलिए ये हम ग्रेजुअली एज ग्रुप्स के लिए जो है वो खोली जा रही है। हमारी यूथ की पॉपुलेशन काफी है, तो मगर सबको इंशाल्लाह 12 प्लस तक आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नीचे की तरफ आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो पाबंदियां हैं, हम बात करें ओवरऑल मुल्क में या जो हम शहरों स्पेसिफिकली पंजाब या लाहौर की बात करें, मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियां आई गई हैं। आपको लगता है कि ये वेरिएंट जिस तेज़ी से फैल रहा है और जिस रफ्तार से केसेस में हम देख रहे थे ऑन एंड ऑफ इजाफा भी हो रहा है, कभी भी हो रही है, लेकिन एहतियात अभी भी उस तरह से करनी है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन वाली, ये किस हद तक मजीद हमें इसको प्रोलॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए जी, ये स्ट्रेटजीज पहले सेकंड और थर्ड वेव में ये स्ट्रेटजीज जो थी ये इफेक्टिव साबित हुई थी और इन्हीं स्ट्रेटजीज से जो है वो केसेस नीचे आए थे। अनफॉर्चुनेटली ये फोर्थ वेव जो डेल्टा वेरिएंट की है, चूंकि डेल्टा जो है ये बहुत तेजी से फैलता है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। मगर इसमें देखने वाली बात यह कि हमें कोई बहुत ना रैपिड इजाफा नजर आ रहा है ना रैपिड डिक्रीज नजर आ रही है, एक प्लेटो सा है, एक स्टेबिलिटी सी आई हुई है, मगर केसेस कम भी नहीं हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स के ऊपर इस वक्त बर्डन बहुत ज्यादा है। क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की अभी आपने खुद तादाद बताई है, इस वजह से जो है ये पाबंदियां थोड़ी सी एक्सटेंड करने को कहा गया है। आज प्रोबेबली कुछ अनाउंसमेंट्स और होंगी कि ये पाबंदियां थोड़ी सी इनकी डेट्स को जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा, ताकि जब तक ये नीचे नहीं आना शुरू होता ग्राफ, तब तक हमें थोड़ी सी पाबंदियां। और दूसरी बात जिसके ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है वो वैक्सीनेशन है कि जितनी जल्दी हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी उतनी जल्दी हम ये पाबंदियां नरम कर सकेंगे। और इसके लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको भी इल्म है कि मैंडेटरी कर तो ये जिस सूरत हाल का डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रही हैं कि एक प्लेटो सा है और समझ नहीं आ रहा कि नीचे भी नहीं जा रहा ऊपर भी नहीं जा रहा, इसकी बुनियादी वजह बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल आपको क्या लगती है, क्या वजह है कि क्यों ये न केसेस ऊपर जा रहे हैं न नीचे जा रहे हैं? कोई एक ट्रेंड तो होना चाहिए इसके अंदर। देखिए, इसमें इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि चूंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे गुजरे हैं जिसकी वजह से लोगों की पब्लिक गैदरिंग्स बहुत ज्यादा थी, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस गुजरे, उससे पहले मुहर्रमुल हराम की हमारी मुतबरक महीना था, उसके अंदर मजालिस वगैरह का सिलसिला जारी रहा, जुलूस रहे, 14
रिक्वेस्ट की थी, तो ये इंडोर डाइनिंग कुछ अरसे के लिए खोली गई थी, शादियां खुल गई थी। उसका भी इम्पैक्ट है। सही सही ठीक। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते हम अब जो उमर शरीफ साहब हैं उनकी इलाज के हवाले से आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया है, वफाक की जानिब से कोई इकदाम या बैरून मुल्क जाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सोशल मीडिया पे हमने बड़ी वीडियो देखी, कोई इकदाम किए जा रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट ने तो कहा था कि एयर एम्बुलेंस दे रहे हैं उनको। जी जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि वो ऐसे हमारे लेजेंड हैं कि उसके लिए सिंध क्या फेडरल क्या किसी भी अगर हम कहेंगे तो हर कोई उनके लिए करने को तैयार हो। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाने की ऑफर है और इंशाल्लाह उनको जिस किस्म की जरूरत होगी वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी, कोविड की सिचुएशन के हवाले से अपडेट करी थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमारा साइंस एंड टेक सेगमेंट दिन ब दिन इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज वकार अहमद मलिक और इब्न फाजिल साहब हमें आम की गुठली में से मक्खन निकालना सिखा रहे हैं। तो देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का सेगमेंट जब से हमने अपने फाजिल साहब के साथ स्टार्ट किया है तो जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बहुत सुनने को मिली। मेरे एक अपने दोस्त हैं, उन्होंने अल बुखारी के हवाले से बड़ा कामयाब तजुर्बा किया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तजुर्बात किए और वो कामयाब रहे। तो इब्न फाजिल साहब का ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया इब्न फाजिल साहब। बल्कि एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको घर की बताना चाह रहा हूँ। वो ये कि मुझे घर से फ़ोन आया, हम गांव में रहती हैं अम्मी, तो उन्होंने कोई 80 किलो टमाटर अब्बू से कहा कि 80 किलो टमाटर लेके आए। अच्छा। उन्होंने वो सारा ड्राई किया और उसको बाकायदा बॉटल्स के अंदर उसको वो पाउडर बना के रख लिया। और इस दफ़ा मैं गाँव गया हूँ तो तीसरे दिन अम्मी ने मुझे कहा कि अब कोई फ़र्क फील हुआ? मैंने कहा मतलब वही है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये सारा वो पाउडर टमाटर से। एक सक्सेस स्टोरी तो मेरे अपने घर से है। वेरी गुड बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अभी मैंने आपकी देखा था एक पोस्ट आई हुई थी जिसमें आम की गुठली के हवाले से आपने एक हैरत अंगेज किस्म की शुमारियात दी हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा सा बताएं, मतलब आम की गुठली और मक्खन का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? जी सर, देख लें कुदरत ने जो हमें कितना नवाजा है। यानी बात वही है कि हम गौर नहीं करते अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे, और जब हम गौर करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े हमें वो काम की चीज़ें नज़र आएंगी। गुठली जो है उसके अंदर जो गिरी जिसको हम बोलते हैं, आम की गिरी है जिसको कर्नल भी आप कहते हैं, उसके अंदर बहुत ही आला किस्म का जो है वो ऑयल है। अच्छा जी, उसका जो ऑयल है जिसको हमने मक्खन का नाम दिया, बटर, उसको वो मक्खन इसलिए कहा है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 के करीब है। तो हमारे रूम टेम्परेचर पे वो मक्खन की शक्ल अगर 30, 32, 33 डिग्री पे जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उसकी, और वो ऑयल गर्मियों में वो ऑयल की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो उसको हम मैंगो ऑयल भी कह सकते हैं, उसको मैंगो बटर भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर बहुत ही काम की चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारे बहुत अच्छे जैसे जैतून का तेल है उसके अंदर ओलिक एसिड की जितनी कंपोजिशन होती है परसेंटेज ऑलमोस्ट उतनी इसमें है। यानी अगर उसको हम एज ए घी इस्तेमाल करना चाहें तो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उसके अंदर जो ज़बरदस्त चीज़ है कि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो सॉलिड है आमतौर पे, और ये क्वालिटी जो हमें चाहिए होती है चॉकलेट बनाने के लिए, अब हमें कोई ऐसा ऑयल चाहिए होता है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो। तो इसके लिए जो आपको पता है कि कोका बटर नाम का एक बटर यूज़ होता है, वो कोका बीन से निकलता है और वो अच्छा खासा महंगा है। मुझे पिछले साल ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसको पता किया तो पाकिस्तानी कोई 1100-1200 रुपये किलो बल्क में उसका रेट है। रिटेल में तो शायद वो 2000 रुपये किलो बिका। अच्छा, ये जो आम के अंदर से ऑयल निकलता है इसकी जो क्वालिटीज़ हैं चॉकलेट बनाने के हवाले से कोई 10% ज़्यादा ही है उससे। यानी अगर हम इसमें से ये निकाल लें तो आप समझें कि 1100-1200 से भी महंगी वाली चीज़ है जो हमारे घर में मौजूद है, हमारे पास है, और हम साल हर साल बल्कि सदियों से उसको ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इसकी अफादियत है या ये जो इसके अंदर किस तरीके की चीज़ है वो जो आपने बताया है, ये आप पे ही यानी आपने खुद को तहकीक की है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, यानी आपकी गुठली में से ये निकाला जा रहा है? नहीं, डेफिनेटली ये कोई मतलब ऐसा काम नहीं जो हमने ईजाद किया है। बात वही है कि हम तो मतलब गौर नहीं ना करते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें भी करना चाहिए। मैंने ये लिखा बल्कि बताया कि ये काम इंडिया में बहुत हो रहा है। अच्छा, बाकायदा वहाँ पे एक इंडस्ट्री की शक्ल बन गई है। बल्कि उनका एक मैंने पेपर पढ़ा गवर्नमेंट का, उन्होंने लिखा हुआ था कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इसको 30,000 टन जो गुठली है उसको प्रोसेस करें अगले साल और उसमें से हम ये ऑयल निकालें। 30,000 टन, और उनका जो पोटेंशियल है वो शायद इससे 4-5 गुना ज़्यादा है।
अच्छा, तो 15 लाख टन अगर हमारा 15 लाख टन है, 15 लाख टन तो हमारा टोटल मैंगो यील्ड है, उनका 75 लाख टन है। उनका 75 तो लाख टन। उनसे हम 5 गुना, चूंकि मैंगो कम है तो इस हिसाब से हमारे पास वही कम है, बट जितनी है उससे तो फायदा उठाया जा सकता है ना। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो इसके में से ऑयल निकालने का जो प्रोसेस है या वो पूरा मैकेनिज्म, मशीन वगैरह, या वो उसका क्या मतलब वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, किस जी तरह बिल्कुल अवेलेबल है। यानी कोल्ड प्रेस कोई भी मशीन है, उसको जब हम ड्राई कर लेते हैं गिरी को, उसको कोई भी कोल्ड प्रेस मशीन है पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गई है। ठीक है। तो बड़ी ब्लेसिंग है कि शुक्र है वो बनना शुरू हो गई, कॉपी हुई है मशीन। पहले तुर्की से भी कुछ आती थी? हाँ जी, टर्की से आती थी। ईरान में बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है। ये वही है जिससे मतलब जर्मनी ऑयल भी निकालते हैं? जी, ऑयल जिसमें से निकालते हैं। अभी डोमेस्टिक मतलब लोगों ने बहुत सारी लगा लें, छोटे छोटे यूनिट लगाए हैं, उसी मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्शन मशीन होती है, वो बड़ा अच्छा है इसके लिए। हमारे एक दोस्त हैं जो कि इस तरह की एक मशीन इस्तेमाल करते हैं, सरसों के ऑयल को जी, निकालने बिल्कुल के लिए। ठीक है। तो वो कह रहे थे कि उन्होंने बाहर से जो मशीन मंगवाई थी वो तकरीबन 2.5 लाख की थी या 3 लाख की थी, लेकिन वो जो तुर्की से मंगवाई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोकल, मैंने पता सारा कुछ, अब वो खुद मशीन वो बनवा रहे हैं 1 लाख रुपए में। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे तो ही। तकरीबन मेरा मतलब है हाँ कि जी, वो लोकल कम हो जाती है ना जी प्राइस उसके। कल मुझसे एक दोस्त पूछ रहा था कि आम की गुठलियों को इकट्ठा हम कैसे करेंगे, मतलब ये सवाल था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही सादा काम है। ये जो जितने भी लोग होते हैं, ये जो कचरा चुन रहे होते हैं, या आपको पता है ये शॉपिंग बैग किसी और को देते हैं, प्लास्टिक की चीजें किसी और को इंडस्ट्री में, तो आप उनको सिंपल ये कहना है कि हाँ जी, उनको हमने कहना है। बल्कि इवन घरों में अगर हम यूज करते हैं तो जैसे हम वो रोटियां थोड़ी सी बची होती है तो साइड पे रख लेते हैं, वो एक आता जी छान बुरे वाला, तो वो ले लेता है। इस तरह हम इसका भी एक सिस्टम तो बन सकता है ना। अगर डिमांड क्रिएट हो जाएगी, कोई लोग इसको निकालना शुरू हो जाएंगे, जब डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो कलेक्शन खुद ब खुद। आखिर पे मुझे इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि एक आम का दरख्त है जी, ये एक आम है, से कि हम 100 रुपए में वो आम बेच देते हैं। आपकी बातों से ये लगता है कि उसकी अगर ड्राइड फार्म हो जाए, यानी एक आम वही आम है, और उसकी ड्राइड फार्म हो जाए, उसके अंदर का जो बीज है उससे ऑयल भी निकल जाए, 3-4 और भी आपने चीज़ें कही हैं कि वो भी निकल सकती हैं, इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो वो 100 रुपए में जो हम आम बेच रहे हैं वो बेसिकली कहीं 3-4 हज़ार ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम उसको 100 में। सर देखिए, वैल्यू एडिशन कहते हैं इसको, है ना। वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि वही 50 ग्राम का लोहा, जो लोहे का टुकड़ा होता है, जब वो साइकिल का पुर्जा बनता है तो वो 100 रुपए का होता है। वो जब गाड़ी का इंजन का पार्ट बन जाता है वो 10,000 का हो जाता है। तो 50 ग्राम लोहे को हमने 100 रुपए से 10,000 पे लेके जाना, ये वैल्यू एडिशन है। और ये काम हुनर के बगैर नहीं हो सकता। ये इसके लिए सबसे पहले इल्म चाहिए और उसके बाद हुनरमंदी चाहिए, और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुनरमंद बने। मुझे इनकी बातें इसलिए दिल को लगती हैं कि अभी जिस तरह मैंने एक सक्सेस स्टोरी अपने घर की बताई है, तो आपने अगर वो टमाटर जो हैं, जिस तरह हमने टमाटर पे भी एक सेगमेंट किया था, तो अगर आपने टमाटर को कर दिया है, उसको एक पाउडर की शक्ल दे दी है, और उसके बाद आपका इन चीज़ों से कतई कोई ताल्लुक नहीं है कि टमाटर जो है वो 200 रुपए किलो जा रहा है या 300 रुपए किलो जा रहा है, आप इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हर चीज़ के हवाले से फयाजी में किसी जगह पर कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी वजह इल्म की कमी और हुनर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके हवाले से उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर इन चीज़ों की तरफ देखा जाए तो बाकी जो है वसाइल, जो कुदरती वसाइल हैं, उसमें कुदरत ने किसी जगह पे किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम ब्रेक से पहले कोविड की बात कर रहे थे और अभी हम दोबारा से कोविड की सिचुएशन के हवाले से बताएं तो मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। यौमिया हलाकतों और मस्बत केसेस की शरह में बिल्कुल जो कह लें बदस्तूर इजाफा हो रहा है। कोई वाज़ेह कमी दिखाई नहीं दे रही है और गवर्नमेंट का दावा है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हुकूमती हिकमत अमली बेहतरीन साबित हो रही है, लेकिन हकीकत इसके कुछ बरक्स नजर आती है। कोरोना पाबंदियों से रोजगार, शोबा तालीम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कारोबारी पाबंदियों के हवाले से बात करें तो आज भी बरकरार है। शाम 8 बजे बाजार और मार्केटें बंद कर दी जाती हैं, जबकि तालीमी इदारों की बंदिश का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें इम्तहानात और नताइज से मुतालिक अहम फैसले कर लिए गए हैं। गवर्नमेंट के तलबा के एहतजाज और अपोजिशन की भरपूर मुखालफत के बावजूद जुलाई अगस्त में मैट्रिक और इंटर के सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान लिया था, आपको याद होगा। और अगर ज़राए के मुताबिक हम बात करें तो इस वक्त गवर्नमेंट ने 10वीं और 12वीं जमात के
के तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया है। फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर से पास किया जाएगा। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के बायस फौरी तौर पर इम्तहानात लेना मुमकिन नहीं है, इसलिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड के इम्तहानात साल में 2 बार होंगे और इन इम्तहानात को सप्लीमेंट्री इम्तहानात भी नहीं कहा जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ट्विटर पर पैगाम में बताया कि बोर्ड के इम्तहानात आइंदा साल मई और जून में होंगे और अगला तालीमी साल 22 अगस्त से शुरू होगा। ए और लेवल के इम्तहानात स्केड्यूल्स के मुताबिक होंगे, जबकि जामियात इम्तहानात के लिए अपना टाइम टेबल बनाएंगी। ये तो उन्होंने कुछ मैसेज दिया। अब बच्चों को पास करने के हवाले से शफ़क़त साहब ने मजीद टाइम पे क्यों नहीं होता था सब, मतलब अब बच्चों ये के मेरा ऐश पुराना कंसर्न है। देख लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान का, जिसमें आज हिना न्याजी हमें लेके जा रही हैं जी बारादरी महाराजा शेर सिंह। इसकी तारीखी अहमियत क्या है और अब किस हालत में है, आपको दिखाते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पंजाब में सिख सल्तनत 1799 से 1849 तक कायम रही और आज जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ इस जगह सिख सल्तनत का सूरज गरूब हुआ था। नाजरीन, आज सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में मैं आपको महाराजा रंजीत सिंह के बेटे और सिख सल्तनत के चौथे हुक्मरान महाराजा शेर सिंह की बारादरी और समाधि की सैर कराऊंगी। तो आइए चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डेप्यूटी डायरेक्टर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट मिस्टर आसिम डोगर मौजूद है। उनसे जानते हैं इस जगह की हिस्ट्री क्या है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि महाराजा शेर सिंह की ये जो बारादरी है किसने बनाई और ये कब बनी? ये 1841 में शेर सिंह ने बनाई। दरिया रावी के किनारे उसने एक खूबसूरत बाग और उसके यहाँ ये बारादरी 1841 में तमीर कराई। ठीक है सर, ये बताइएगा कि सिख सल्तनत में इस जगह की क्या अहमियत है? शेर सिंह ने बारादरी की तमीर कराई थी और इसकी अहमियत ये है कि 1843 15 सितंबर 1843 को शेर सिंह का मर्डर यहाँ हुआ। जब वो अपने ट्रूप्स का मायना कर रहा था तो अजीत सिंह जो उसकी फौज का कमांडर था उसने उसको कत्ल कर दिया इसी जगह पे। सर, ये बताइएगा कि महाराजा रंजीत सिंह ने महाराजा शेर सिंह को किन ओहदों से नवाजा था और कितने बखूबी उन्होंने अपने फराइज को निभाया? शेर सिंह जो सिख सल्तनत का चौथा हुक्मरान था, रंजीत सिंह ने अपनी ज़िंदगी में उसको कश्मीर का गवर्नर बनाया, जिसको उसने बखूबी निभाया अपनी जिम्मेदारी पे। अच्छा सर, अगर बात की जाए इस बारादरी की, इसके बाहर बहुत खूबसूरत जो है वो आर्ट वर्क हुआ हुआ है। क्या ये काशीकारी का काम है? क्या काम कहलाता है और कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है? असल में ब्रिक इस्तेमाल हुई है, पत्थर इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, ब्रिक इस्तेमाल हुई है। ब्रिक नॉर्मल जो घरों में यूज होती है, मतलब सिख दौर की छोटी ईंट और उसको अच्छा। कंकर लाइम के साथ जो है ना उन्होंने प्लास्टर के साथ उसको बनाया और उसके ऊपर पक्का कली और फिर ये नक्शो नगार जो है ये बनाए। तो पक्का कली क्या है? जो लाल रंग का काम हुआ हुआ है और ये आउटलाइन है, बाहर से डार्क आउटलाइन है, अंदर फिलिंग हुई हुई है, ऐसे लग रहा है कि कोई पेंटिंग बनाई गई है। क्या इस काम का भी कोई नाम होता है स्पेसिफिक, इसको कुछ कहा जाता है? ये इसको ट्रीटमेंट की गई है पक्का कली के साथ। अच्छा। और पक्का कली के ऊपर नेचुरल कलर्स के साथ काशीकारी और फ्रेस्को का काम। तो सर, वेदर जो है, अगर मौसम की बात की जाए तो कितना असरअंदाज होता है इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बाहर ये जो एक साइड पे पैच है, ये साइड से हटा हुआ है, इसके ऊपर से जो काम है वो उतरा हुआ है, वो जो ऊपर पेंट हुआ हुआ है वो पैच वहाँ से खाली है और मिट्टी नजर आ रही है। तो वेदर की वजह से क्या होता है ये सब? जी, पंजाब का क्लाइमेट जो है ये सर्दियों में शदीद सर्द और गर्मियों में जो शदीद गर्म होता है और पुरानी इमारतों पे वेदर का बहुत असर होता है। जैसे आपने देखा कि ये जो पेंटिंग का काम है ये बाहर है, यहाँ बारिश भी इसके ऊपर होती है, तो ये क्लाइमेट की वजह से इसका डिके जो है ये हो रहा है। ठीक है सर, जितने भी हम मुगल एरा या फिर इस तरह के एरा को अगर देखें और उनके बाहर जो ये काम हुआ होता है, ज़्यादातर वहाँ पे फ्लावर्स बने होते हैं, बर्ड्स बने होते हैं, फ्रूट्स बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किन चीज़ों को सिग्निफाई करती हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट करती हैं? ये जो अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में आर्टिस्ट जो चीज़ें देखता है और वही चीज़ जो है वो डिपिक्ट कर देता है पेंटिंग्स में और वो आर्ट वर्क में। बिल्कुल ठीक हो गया। सर, अगर ये दरवाज़ों की बात की जाए जो बाहर बनाए हुए हैं, क्या इनकी भी कोई ख़ास लकड़ी होती है?
जी ये उसकी देवदार की लकड़ी के साथ ये बने हुए हैं। अच्छा, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और आजकल तो ये लकड़ी अवेलेबल भी नहीं होती। जी बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होती है। सर ये बताएं कि किस दौर में इस इमारत को निस्तो नाबूद किया गया और फिर दोबारा कब बनाया गया? 1992 में जब भारत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उसके रिएक्शन में पाकिस्तान में बहुत सी तरीकी इमारत, ख़ासकर जो मजहबी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी उनको मॉब ने गिरा दिया और ये इमारत इसको नज़र आतिश कर दिया गया और मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी। इसकी छत नहीं थी, इसकी दीवारें गिर गई थी और इसको ये जो बारादरी और समात दोनों को लोगों ने गिरा दिया। सर जब डिस्ट्रॉय करने के बाद इसको दोबारा से बनाया गया, रेस्टोर किया गया, प्रिजर्व किया गया, तो कितनी ओरिजिनलिटी अभी बाकी है? क्योंकि कहते हैं कि जब एक दफ़ा चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए और उसको नए सिरे से बनाना पड़े तो वो ओरिजिनल ऑथेंटिक हालत में नहीं रहती। जी ये 2012 में पंजाब गवर्नमेंट ने इसका एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ADP की स्कीम जो है वो लॉन्च की। तो हमने जो गिरी हुई दीवारें थी उनको रिपेयर किया। अच्छा। फिर इसकी छत बनाई, फिर इसके ऊपर पक्का कली जो है वो की, इसके ऊपर फिर फ्रेस्को पेंटिंग्स की। तो हमने तकरीबन 100% उसी हालत में इसको दोबारा बहाल कर दिया। सर हम चाहेंगे कि आप हमें अंदर से भी ये दिखा दें बारादरी। अच्छा सर इसकी लकड़ी की छत बनाई गई है, तो ये तब आपने दोबारा जब ये निस्तो नाबूद हुई तो उसको दोबारा से तामीर किया, तो ये लकड़ी की आप लोगों ने ही बनाई? जी बिल्कुल। जब 1992 में इसकी छत जो है गिरा दी गई, इसको नज़र आतिश कर दिया गया, तो सिख दौर की अक्सर इमारतों के ऊपर जो है ना ये वुडन बीम्स होते हैं। अच्छा। और नीचे जो है वो लकड़ी के साथ उसको बंद किया जाता है ताकि वो खूबसूरत लगें। लेकिन बहुत सी इमारतों पर तो उसके ऊपर लकड़ी के साथ ही नक्शो नगार वो किए होते हैं जिसको तरसीम बंदी कहते हैं। अच्छा, वो यहाँ नहीं है, लेकिन इसके जो वुडन बीम्स हैं उसके नीचे ये लकड़ी लगाई गई है और छत के ऊपर मिट्टी डाल के हमने टाइलें लगाई हैं और उसकी वाटर प्रूफिंग की है ताकि ऊपर से पानी की सीपेज जो है वो नीचे आके दोबारा इसको ख़राब ना करे। अच्छा सर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि दीमक सी लगी हुई है छत में। ये दीमक तो लाहौर की मिट्टी में नीचे है, तो हम अपनी अक्सर इमारतों के अंदर जो है ना फर्श और दीवारों में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ तक जो लकड़ी हमने इस्तेमाल की दरवाज़ों में और इसकी छत में, तो उसके ऊपर ऐसे जो केमिकल लगाए गए हैं कि वो अपना जिसकी वजह से लकड़ी पे दीमक का असर ना हो। ये दीमक जो है ये जो पुरानी दीवारें हैं उनके अंदर से जाके ऊपर तक आई। ठीक है सर, यहाँ पर जैसा कि आपने भी बताया कि महाराजा शेर सिंह ने अपना काफ़ी वक्त गुजारा, तो जब वो यहाँ रहते थे तो उनकी क्या सरगर्मियाँ होती थी, क्या करते थे? असल में शेर सिंह की हुकूमत तो 1841 से लेकर 43 तक रही और वो काफ़ी मसरूफ़ रहा। ये उसने अपने लिए गार्डन बनाया था कि कोई फ़ारग वक्त मिले तो वो यहाँ आ जाए अपनी फैमिली के साथ। और जब उसका मर्डर हुआ तो उस वक्त भी उसके 2 बेटे इसके साथ थे। तो उसको यहाँ वक्त गुजारने के लिए बहुत कम मिला। अनफॉर्चुनेटली वो आया तो अपने ट्रूप्स का मायना करने के लिए यहाँ था और अजीत सिंह जो उसकी फ़ौज का कमांडर था उसने उसका यहाँ मर्डर कर दिया। चलिए सर, ये तो थी महाराजा शेर सिंह की बारादरी। अब हम चाहेंगे कि आप हमें उनकी समाधि भी दिखा दें और बाहर बहुत खूबसूरत सा बाग है। तो सर ये जो बाग बनाया गया, क्या ये उसी वक्त का बाग बनाया गया है? जी बिल्कुल। शेर सिंह ने जो बाग बनाया था उसके अंदर ही ये बारादरी बनाई थी, लेकिन जब 1992 में इसको तबाह कर दिया गया तो ये बाग भी ख़त्म हो गया। अच्छा। और 2012 में जब पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी रेस्टोरेशन शुरू की तो इस बाग को भी दोबारा रिवाइव किया गया। अब PHA जो है इस बाग की लुक आफ्टर करता है। PHA के साथ साथ जो हमारे शहरी हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो तारीख़ी मकामात पर जाएं या बागात में जाएं तो वहाँ गंदगी ना फैलाएं, पौधे ना तोड़ें और दीवारों पे अपने नाम ना लिखें, अशार ना लिखें और हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर हम सारे अपना कंट्रीब्यूट करते रहें तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की शायद ज़रूरत ना पड़े। सर सामने हमें ये नज़र आ रही है समाधि जी महाराजा शेर सिंह की, ये भी अगर आप हमें अंदर से दिखा दें, क्या ये अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद है उसी तरह? जी इसको भी गिरा दिया गया था 1992 में। अच्छा। और इसको आग लगा दी थी। इसके चंद एक रिमेन्स बचे हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वही जगह है जहां शेर सिंह को कत्ल किया गया। अच्छा। और उसके साथ उसके 2 बेटों को भी कत्ल किया गया। एक की उम्र 7 साल थी, एक की 9 साल थी। बिल्कुल। बाद में सिख मज़हब के मुताबिक उनको जला दिया गया और उनकी एशिज जो हैं वो यहाँ और उसकी 2 बीवियों की भी एशिज अच्छा यहाँ पे मौजूद हैं।
तो 2012 में जब हमने इसको रिस्टोर किया तो इस समात की भी कंजर्वेशन की और इसको इसकी असली शक्ल में दोबारा बहाल किया। ठीक है सर, अगर इस बाहर के सरफेस की बात की जाए तो किस पत्थर से बनाई गई है ये समाधि और क्या इस्तेमाल किया गया मटेरियल बाहर, क्योंकि मड सा लग रहा है, मिट्टी जिस तरह से होती है, क्या मटेरियल है ये बाहर? ये इसकी कंस्ट्रक्शन जो है मैसनरी जो है वो ब्रिक में है और अच्छा, उसको कंकर लाइम के साथ जोड़ा गया और उसके बाहर जो ट्रीटमेंट है ये कसूरी मिट्टी के साथ जो ओरिजिनल इसकी थी। अच्छा। और उसमें जो है वो चूना मिक्स करके तो इसका ये प्लास्टर किया गया। सर, सारी जिंदगी महाराजा रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बना के रखी, तो उनके साथ बिगड़ी कैसे? महाराजा की ज़िंदगी में तो महाराजा रणजीत सिंह के ज़ाती तल्लुकात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत अच्छे रहे और उसकी एक वजह ये भी थी कि महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज जो है वो बड़ी ताकतवर थी और उसको फ्रेंच जनरल्स ने ट्रेन किया हुआ था। अच्छा। तो अंग्रेज़ों के ख्याल में कि उनकी ज़िंदगी में अगर वो अटैक करते तो वो रणजीत सिंह से जीत नहीं सकते थे। तो अंग्रेज़ों ने भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने तल्लुकात रणजीत सिंह के साथ अच्छे बना के रखे। सर, सिख जो थे ना ही मौशी तौर पर वो कमज़ोर थे ना ही अस्करी तौर पर वो कमज़ोर थे, फिर वो अंग्रेज़ से हारे कैसे, शिकस्त कैसे उनको मिली? ये असल में रणजीत सिंह की वफ़ात के बाद जितने हुक्मरान आए उनमें तख्त के लिए तख्त नशीनी की जंग के लिए उनकी आपस के दरमियान में जंगें हुई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए महलाती साजिशें शुरू हो गई, जिसने अंग्रेज़ ने भी अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर दिया। तो उसकी सिखों की शिकस्त के असबाब जो हैं वो उनकी फ़ौज की कमज़ोरी या माशी मामलात नहीं हैं, वो उनके आपस की नातफाकी की वजह से उनको शिकस्त थी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस खूबसूरत बारादरी की सैर कराई और इस समाधि के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ हुसूल इल्म के लिए। आपको मालूम है पाकिस्तानी और दुनिया भर से लोग इनफैक्ट अपने ममालिक से बाहर जाते हैं, समंदर पार करके भी लोग तालीम के जेवर से आरास्ता होते हैं। दौरे हाजिर की बात की जाए तो स्कॉलरशिप्स और ख़ुद से पैसे खर्च करके लोग बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ से तालीम हासिल करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो ऐसे कुछ बच्चे भी हैं जिनके पास फीसेस तो क्या यूनिफॉर्म्स और किताबें लेने की भी गुंजाइश नहीं होती और इन बच्चों की तादाद एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। हम इस वक्त आपकी मुलाकात एक ऐसे स्टूडेंट, एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी है, जिन्होंने लोगों को, खासतौर पे बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की एजुकेशन करने की ठानी है और तुर्की में इस वक्त PhD कर रहे हैं। साथ साथ जो तुर्की में मुख्तलिफ ऐसे बच्चे हैं जिनको तालीम नहीं मिलती या जो अपनी फीसेस, यूनिफॉर्म्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। बिल्कुल, खुद तो वहाँ पर स्टूडेंट है लेकिन साथ साथ तालीम के साथ साथ उन बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से भी बहुत काम कर रहे हैं और इनका जो बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसके साथ ये एसोसिएटेड है वो है द रेस टर्की और इस प्रोजेक्ट को ये पाकिस्तान लाने की भी ख्वाहिश रखते हैं। मोहम्मद फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास हिंदे कराकुस भी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में इनके साथ थी और इन्होंने इसके साथ जो एजुकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज को स्पेसिफिकली सीखा और अब ये वहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रही हैं। दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। फारूक, वेलकम टू एक्सप्रेसो and thank you so much for coming. Hende Karakos, thank you so much for joining us. Hope you are doing well. Hende, can you hear us? Yeah, I can hear you. So we are live right now. Thank you very much for joining us all the way live from Turkey. We are just going to start our conversation with Mohammad Farooq and then we'll get back to you. Farooq, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है द रेज के नाम से, जिसमें आप बच्चों को तालीम भी देते हैं, ये आप इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या मुख्तलिफ है, इसको कैसे लेके चल रहे हैं, हमारे देखने वालों को बताइए। सर, इसमें ये है कि हम एक बहुत बड़ा जो गैप है एजुकेशनल इनइक्वालिटी का, वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज से भी नहीं पूरा हो सकता और इवन जो बहुत बड़ी डेवलप कंट्रीज़ है वो भी इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वॉलंटियर्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो कुछ सोसाइटी को गिव बैक करने की उस माइंडसेट में आए। ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटी वॉलंटियर है हम उसको अर्ज कर रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट में भी आप अच्छे हैं, आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है, आप हफ्ते में 1 घंटा कम से कम इस प्रोजेक्ट के साथ आएँ और हमने कुछ जो डेजिग्नेटेड अंडर प्रिविलेज्ड चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप एसोसिएटेड हो और उनसे नॉलेज शेयरिंग करें। सही। तो इस गैप को हम वॉलंटियर सपोर्ट से ही कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये जो गैप है ये वाइड होता जा रहा है। तो हम उनको ये अर्ज कर रहे हैं कि वो अपने कुछ टाइम का कुछ हिस्सा उनको मेंटोरशिप दें, उनको प्रॉपर गाइडेंस दें, इवन वो उनके होमवर्क में, किसी भी स्टडीज में, किसी भी तरह की। मैं अगर इसको फारूक देखने वालों की मजीद आसान कर दूं तो ये वहाँ पे मौजूद जो तलबा हैं उनसे ये कहते हैं कि आप अपनी रूटीन में से 1 घंटा किसी एक बच्चे को दें
किसी एक बच्चे को 1 घंटे के लिए अपने साथ रखें, उसको बाहर लेके जाएं, उसको एक्सपोजर दें, उसको तालीम दें, और ये इस सिलसिले में चाहते हैं कि मजीद स्टूडेंट्स इनके साथ आते जाएं और 1-1 घंटा और सेट्स नहीं है हमारे मुल्क में, वो डाटा सेट्स बनाए कि किन बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि एक सिक्योरिटी कंसर्न भी आ जाता है उसके अंदर। तो एक डाटा सेट्स अभी मेरा ये है कि मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को रीच आउट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो रिस्पांस है वो काफ़ी स्लो आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि एज सून एज आई कुड डू दिस, आई वांट टू डू दिस। So why is it that slow? What kind of concerns people have while working with you? Sir, I don't know. In Pakistan, the mindset is like they're not ready to accept the flexibility level is low. Like they're not open enough to accept something new. So maybe that's why. और पाकिस्तान में हम इस तरह से करना चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे एक मॉडल, 2 मॉडल पे हम चलते हैं। एक मॉडल हमारा ये होता है कि डायरेक्ट जो वॉलंटियर है वो बच्चों के साथ करते हैं, एक होता है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, एक ऑर्फनेज अडॉप्ट कर लेते हैं या एक स्कूल अडॉप्ट कर लेते हैं जो पब्लिक स्कूल है जैसे। तो हम पाकिस्तान में भी ये मॉडल करना चाह रहे हैं, हम कुछ यूनिवर्सिटी वॉलंटियर्स को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी। हम यूनिवर्सिटी वॉलंटियर्स के साथ भी ट्रेनिंग और उनको क्रेडिट आवर्स देना चाह रहे हैं, तो हम ये यूनिवर्सिटीज़ को अर्ज कर रहे हैं कि वो उनको क्रेडिट आवर्स दें और इवन मैंडेटरी करे गवर्नमेंट इसको कि कुछ आवर्स सोशल वर्क पे लगाएं, क्योंकि इतना डिग्री हम सिर्फ ले रहे हैं लेकिन सोशल वर्क नहीं हो रहा, तो वो लगाएं। और उसको जितने हमारे फ्री तलबा रहते हैं ना डिग्रीज के बाद बेचारों को नौकरी नहीं मिलती, कम से कम सोशल वर्क ही करते हैं और ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी इंटरनेशनल लेवल। Hande, since you are teaching tourism as well, I would like to know, do you have any future plans in the near future to visit Pakistan and be a part of this project in Pakistan? Oh, good. Sorry, I can't hear you. Can you again, please? Okay, I would like to ask, since you are teaching tourism, I want to know that you have any plans in near future to visit to Pakistan and be a part of this project which Farooq is planning to be launched in Pakistan. Yeah, I want so much. If you want to, I can't about our project AIM. Okay. It's well, okay, that's fine. great. So, how's the working relation you have with the people you work with, and is there any challenge that you see, or is kind of guideline that you seek from the people who are already working in it? Do you need any kind of guideline from the people, and do you think Pakistan or Pakistanis can play a role to make these things more better, as Farooq is doing in Turkey? Yeah. We are with Farooq in the master programs. Also, we did a lot of things, writing and article. Farooq, he's very good teacher. First, we are found the children for the project. First in school, in Turkey schools. And we are searching another place, and we are meeting schools manager. Then they say us this is a Well, I think this is something really positive that you people are trying to do. Farooq, बिल्कुल लास्ट के ऊपर लास्ट 20-30 seconds if you really want to add something जो आप कुछ कहना चाहें, और अगर टर्किश लैंग्वेज में भी कुछ कहना चाहें, जो कि टर्किश आपने भी तो सीखी है, तो कुछ भी कहना चाहें आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर और अदरवाइज। मैं स्टार्ट टर्की से छोटी सी बात करूँगा। Türkiye'de o Pakistanlılar çok seviyoruz. Turkish people love Pakistan so much. And what I want to say is कि हमारे brotherly relations बहुत अच्छे हैं, तो मैं कुछ नॉलेज कॉरिडोर, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा हूँ। एक इंक्यूबेशन सेंटर के लिए हमारे पास एक प्रपोजल है कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी इंक्यूबेशन सेंटर को वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर से लिंक करें। एक्सचेंज प्रोग्राम्स मैं यूनिवर्सिटी MOUs करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं अर्ज करूँगा गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को कि वो बाउंड करें और इस प्रोजेक्ट को एज सून एज पॉसिबल अडॉप्ट करें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और जो स्टूडेंट्स खास तौर पे देख रहे हैं जी, आप फारूक को रीच आउट करें। मोहम्मद फारूक को द रेज इनका ये प्रोजेक्ट है, और हांदे करकुस इनके साथ हैं। आप ज़रूर इनके साथ खड़े हों और इस कार्य खैर में हिस्सा लें, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और एजुकेशन में भी। थैंक यू वेरी मच हांदे, एंड थैंक यू वेरी मच फारूक। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। किसी नोट पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और इंटरेस्टिंग किस्म के सेगमेंट्स आज जारी हैं, हमें अच्छा लग रहा है। हमने एजुकेशन पे बात की, अब हम कुछ आपको लेके जाते हैं स्पोर्ट्स की जानिब, और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट की जानिब, और वो है शूटिंग।
पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शूटिंग इवेंट यानी कि नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की बात हमने करनी है। और इस इवेंट में उस्मान अली शाह साहब ने 25 मीटर बिग बोर पिस्टल एमेच्योर मैच में न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि इस इवेंट में किसी भी शूटर की जानिब से कायम किए गए अब से पहले ओबियसली सबसे ज्यादा स्कोर का कौमी रिकॉर्ड भी अपने नाम करने में कामयाब हो गए हैं। और यूं बिग बोर पिस्टल कैटेगरी में पाकिस्तान के नए चैंपियन और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर का कौमी एजाज भी उस्मान ने अपने नाम किया है। हम 28वीं कौमी शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पंजाब फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान की राइफल्स एसोसिएशन ने इस इवेंट में हिस्सा लिया था। और इस वक्त इस नेशनल शूटिंग की चैंपियनशिप को जीतने वाले उस्मान, द चैंपियन उस्मान, हमारे साथ मौजूद। उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच उस्मान एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है इस इवेंट और चैंपियन बनने के बाद भी? It's absolutely जी very humbling. It's a sport which we train for very vigorously. इसकी काफ़ी लंबी ट्रेनिंग चलती रहती है। मैं 2018 में शुरू किया था यहाँ पे एंड वी हैड लाहौर गैरिसन शूटिंग गैलरी एज द मेन ट्रेनिंग फैसिलिटी। आर्मी ने हमें ये लाहौर में अवेलेबल करवा के दी थी एंड वो एक बड़ा लंबा सफ़र है जी इसकी तैयारी के अंदर। देयर आर लॉट्स टू लर्न। एक जनरल परसेप्शन होती है कि शूटिंग इज रिलेटेड टू एग्रेशन, बट व्हेन इट कम्स टू प्रिसीजन शूटिंग इसमें जितना इंसान ठंडा और कूल होगा उतना ही कामयाब होगा। जैसे एंग्जाइटी आती है या कुछ तो इट्स गोइंग टू बी आउट ऑफ द टारगेट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग कि आप चूंकि हमें अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आप आर्मी के साथ और उनकी रेंजेस में आप ट्रेन होते रहे, तो क्या इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं ये? सर एब्सोल्युटली, दिस इज फुली इंटरनेशनल। अभी यहाँ पे हमारा सिज्म के नाम से एक और इवेंट हो रहा है विच इज आई थिंक गोइंग टू स्टार्ट इन दिस मंथ और उसके अंदर सारी दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। इसके अंदर जी बड़ा ये जब आता है ना ट्रेनिंग का तो वी आर ट्रेन्ड बाय द मिलिट्री एज वेल। मतलब हमारे जो कोचेज हैं ट्रेनर्स हैं वो भी ये आर्मी के भी हैं। जैसे मेरे जो मेनली जिन्होंने मुझे सिखाया हिज नेम इज अहमद नईम, ही इज द क्या कहते हैं जनरल सेक्रेटरी फॉर पंजाब राइफल एसोसिएशन। और नईम साहब ने सारी जिंदगी क्योंकि शूट करते रहे उन्होंने हमें सिखाया। प्लस आर्मी की इसमें बहुत बड़ा रोल है सर, वो फैसिलिटी भी देते हैं एंड दे ट्रेन अस एज वेल। सो व्हेन यू रियली विन इट्स नॉट लाइक पंजाब इज विनिंग, इट्स विन फॉर पाकिस्तान। व्हाट अबाउट द वेपन्स? वो आपके अपने होते हैं या वो भी क्लब के होते हैं जिस आप खेल रहे होते हैं? इट यूजुअली इज हमारा अपना ही होता है जी। हाँ जी, वेपन्स जो फेडरेशंस हैं प्रोविंशियल उसमें आप अपना ही करते हैं, बट जो मिलिट्री के प्लेयर्स हैं दे आर ऑफ कोर्स लुक्ड आफ्टर बाय द मिलिट्री। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कोई कैटेगरीज भी होती हैं जिस तरह से आप कह रहे थे कि जिस डिसिप्लिन में आप होते हैं वो डिफरेंट है, और क्या कैटेगरीज भी हैं? इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जैसे मेरा जो था दैट वाज अ बिग बोर इवेंट और ये स्पेशल इसलिए था कि दिस वाज द एमेच्योर कैटेगरी। ये आप लाइफ में सिर्फ एक दफा खेल सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पास एक ही चांस था, यू मेक इट और यू ब्रेक इट ना। तो बात तो द नेक्स्ट टाइम मैं एक बार क्यों खेल सकते हैं? ये जो एमेच्योर है उसमें एक दफा चांस देते हैं, तो यू शूट विद बोथ हैंड्स, ठीक है ना। तो इसमें मुझे पूरे करियर में एक दफा चांस मिलेगा। मैं अच्छा स्कोर कर दूं, नहीं कर सका तो ना सी नेक्स्ट टाइम आई विल हैव टू शूट विद अ सिंगल हैंड। और आपने 25 मीटर से किया है? 25 मीटर से, ठीक है। और जो आपने रिकॉर्ड अपना बनाया वो रिकॉर्ड कितना है, मतलब उसकी क्या डायमेंशंस है? सर डायमेंशन ये है कि यहाँ पे 185 का नेशनल रिकॉर्ड था इससे पहले तक। अच्छा। जितने भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई हैं एमेच्योर कैटेगरी में 185 से ऊपर कोई स्कोर नहीं कर सका। सो आई वाज लकी, मेरा 186 था। माशाल्लाह। और ये कुछ विजुअल्स भी हमारे पास है, हम दिखा भी रहे हैं। अच्छा, तो आप ये भी बताइए कि ये ट्रेनिंग कब से आप कर रहे थे, मतलब कितना अर्सा आपको लगा इसकी ट्रेनिंग करते हुए? और फिर ऑब्वियसली इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, तो ये कहां तक जाना है, अब आगे कहां तक जाना है? सर यहाँ पे ये है कि द बिग बोर कैटेगरी इज अ कैटेगरी जो बहुत मुश्किल है। इसमें क्योंकि आउटडोर होता है, ना लाइट सेम होती है, ठीक है ना, आपकी बुलेट सेम होती हैं, हर दफा वो डिफरेंट बैचेस की आ जाती हैं। तो जो गन्स हम यूज करते हैं ये अडेप्टेड हैं फ्रॉम टैक्टिकल शूटिंग, सो दे आर नॉट मेड फॉर प्रिसीजन शूटिंग लाइक जैसे कि बाकी इवेंट्स होते हैं, लाइक द 50 मीटर फ्री पिस्टल, द 10 मीटर एयर पिस्टल एंड देन वी हैव द 25 मीटर रैपिड फायर एंड स्टैंडर्ड पिस्टल। ये वो इवेंट्स हैं जो ओलंपिक्स में होते हैं। सो नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनकी तरफ शिफ्ट करूं जहां पे हम इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके बुलेट्स का आपने जिक्र किया, बुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका वेट कितना है और वो कितने फ्लो से जाएगी, और ये सारी चीजें बड़ी कैलकुलेटेड होती हैं। थोड़ा बहुत अलग मुझे पता है, तो आप इस बारे में भी हमें बताइए। इसका इस तरह होता है सर कि वी हैव टू बैच देम, वी बाय देम इन बल्क, उसको फिर वेट करते हैं अपने तौर पे, हाँ जी, उसके बैचेस कस्टमाइज करते हैं, यू हैव टू, अदरवाइज वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। अच्छा, जो टेक्निकलिटीज हैं ऑब्वियसली बहुत सारी ट्रेनिंग का आपका ऐसा सामने का 2018 से आप ट्रेनिंग कर रहे थे, तो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज भी बताएं, और जो आपकी जिस तरह की ट्रेनिंग हुई उसमें किस तरह की चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है? इसमें जी सबसे पहले तो यू हैव टू हैव योर कॉन्फिडेंस ऑन द वेपन। आपने उसको इतना स्टडी करना है, इतना समझना है उसको खोल के कि व्हेन यू आर शूटिंग इन द मैच आपको किसी किस्म का डाउट ना है। यू शुड बी वेरी श्योर कि जहां मैं पॉइंट कर रहा हूं ना ये उधर ही जाएगा। दैट्स स्टेप नंबर 1। सेकंडली आपने अपना गियर पूरा करना है, योर शूज शुड बी कंफर्टेबल, योर क्लोथ शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल, ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर दैट इज मेंटल ट्रेनिंग। एक छोटे प्लेयर और बड़े प्लेयर के अंदर यही फर्क है कि वो अंडर प्रेशर परफॉर्म कर जाता है।
और हमारा अगर आप माइंडसेट देखें उस टाइम पे जब हम शूट कर रहे होते हैं तो इट्स रियली ऑपोजिट टू व्हाट यू गाइस आर सेइंग। मतलब उस वक्त मुझे कुछ नहीं सोचना है, माई माइंड शुड बी कम्प्लीटली एम्प्टी, फोकस्ड और कम्प्लीटली एम्प्टी माइंड। सिर्फ आपने अपनी ड्रिल को फॉलो करना है और खुदा न खास्ता मैच में अगर कोई एक खराब शॉट निकल आता है, you have to pretend कि आपने मारा ही नहीं है, you know, and you have to move to the next one because otherwise। पहले यहाँ पे हैदर अली हमारे साथ आए हुए थे जो कि गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स में जीत के आए पाकिस्तान के लिए, तो वो यही बात कर रहे थे कि मुझसे पहले फाउल्स हो गए बट उसको सोचा नहीं और फिर मैंने अपना बेस्ट थ्रो किया, और मेरे ख्याल में हर गेम के अंदर वही करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद आपके जहन के अंदर एक शख्स ऐसा होता है जो आपको चैलेंज कर रहा होता है, जो आपके माइंड में होता है कि मैंने इससे बेहतर करना है। Was there someone जो कि आपके साथ कंपेटिटर थे? Absolutely not। इसमें सर हमारे जो बेसिक है ना ट्रेनिंग का, that you play with yourself। Okay। क्योंकि देखिए गन मेरे हाथ में है, बुलेट्स मैंने खुद डालनी है, मेरा टारगेट सामने है, कोई किसी और का कोई रोल ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू इमेजिन कि आई हैव टू गो फॉर अ परफेक्ट स्कोर रादर देन कि मैं किसी के कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ। आप अपना 200 बाय 200 करने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स यू लैंड समवेयर साउथ, लेकिन वो ये होता है कि आप दिमाग से कंपटीशन जब निकाल देंगे ना, दिस इज द माइंडसेट व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स। टेक्निकल ट्रेनिंग तो होती है, तो क्या ये मेंटली जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको बड़ा विजिलेंट और बिल्कुल एम्प्टी माइंड होना चाहिए, तो इसकी भी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होती है? माय टीचर डिड इट फॉर मी। नईम साहब ने मुझे बहुत सिखाया। यहाँ पे हमारे रेंज में सरदार जमाल खान लगारी ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड गेव मी अ लॉट ऑफ दीज टेक्निकल पॉइंटर्स। सारा डिफरेंस ही जो है ना ये मेंटल माइंडसेट का है, बिकॉज दिस इज व्हाट सेपरेट्स फ्रॉम अ न्यू गाय फ्रॉम अ वेटरन। वो जो उस लेवल पे जाते हैं ना आप, वो सिर्फ वही माइंडसेट है कि आप सब कुछ शन आउट कर देते हैं। उस्मान, पोटेंशियल क्या है हमारे अंदर? हमारे जैसे आप खेल रहे हैं, अब ये तो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे हम थोड़ा सा नीश भी कह सकते हैं, थोड़ा आम आदमी की रेंज से बाहर है, लेकिन समहाउ हमारी जीन्स के अंदर जेनेटिकली शामिल है। हम जितने पाकिस्तानी हैं, यू नो, असला एंड शिकार एंड ऑल दैट, तो हमारा क्या पोटेंशियल है? हम इंटरनेशनली कहां पे जा सकते हैं? सर इंटरनेशनली इस साल आई एम वेरी हैप्पी टू से वी हैड 3 ओलंपियंस। हमारे 2 शूटर्स जो हैं वो रैपिड फायर 25 पिस्टल के अंदर दे वर नंबर 10 एंड नंबर 15, और एयर पिस्टल 10 मीटर मैन में हमारा जो एथलीट थे ही वाज नंबर 9 ओलंपिक्स के अंदर। तो पाकिस्तान बुरा नहीं है सर, ठीक है, एंड वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। और टॉप पे क्यों नहीं आ पा रहे? टॉप पे सर कब तक आ सकते हैं? देखिए ये जो सारे इसके अंदर इस लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत मेहनत है, और जो टॉप पे आते हैं ना सर, हाँ जी, उसकी एक रेसिपी है। वसाइल हमारे ठीक होंगे सर, वो जो कोचिंग है, वो जिस तरह इंटरनेशनल कोचेज हैं, दे हैव गॉन टू द न्यू लेवल। ठीक है, अब कुछ मेरा ख्याल है कि हमारी आर्म फोर्सेस भी उस पर वर्किंग कर रही है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन फॉरेन कोचेस, दैट्स गोइंग टू चेंज। फर्दर क्या प्लान है, आगे क्या टारगेट है? मेरा जी नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू कम्पीट इन द 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट व्हिच इज द ओलंपिक इवेंट, और उसमें कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म कर सकें, फर्स्ट फॉर पाकिस्तान, सॉरी फॉर पंजाब एंड देन फॉर पाकिस्तान। ऑल आवर बेस्ट विशेस फॉर यू उस्मान। थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छी बात है कि आपने बड़ा अच्छा स्पाइस दिया हमारे शो को अपनी ये वाली स्पोर्ट लेके, तो हम आइंदा भी इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। हमने बड़ा एंजॉय किया इस कन्वर्सेशन को। बिल्कुल, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की जानिब जा रहा है। एक अफसोसनाक खबर कल हमें मिली जिसमें मारूफ जो मौरिख हैं, तारीखदान हैं, डॉक्टर सफ्तर महमूद साहब का लाहौर में इंतकाल करके 76 बरस की उम्र में, और बहुत सारी ऐसी किताबें उन्होंने लिखी जो यकीनी तौर पर मशअल राह हैं पाकिस्तान की तारीख को लेकर या बरसगीर की तारीख को लेकर। सो बहुत बड़े तारीखदान थे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट भी थे, वफाकी सेक्रेटरी भी रहे। कल उनका इंतकाल। उनकी अगर कुछ मशहूर किताबों की बात की जाए तो उसमें रूल ऑफ मुस्लिम लीग एंड इंसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी 1947 to 1954, उसके अलावा पाकिस्तान डिवाइडेड, स्टडी ऑफ फैक्टर्स एंड फोर्सेस लीडिंग टू द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान इन 1971, दर्द आगाही और पाकिस्तान मेरी मोहब्बत जैसी मशहूर तरीन किताबें उनकी शामिल हैं। बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री राइटिंग की बात करते हैं या फिर पाकिस्तान के दानिश्वरों की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर एक ऐसा खला डॉक्टर सफदर के जाने से हुआ है जो कि फुल नहीं होगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन। इसके साथ साथ जी चूँकि शो का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से विजुअल्स हैं जो इमरान मैं अपने नाजरीन के साथ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी, ऑस्ट्रेलिया की जो रियासत है न्यू साउथ वेल्स, उसके साहिल पर बहुत सारी जो कह लें हम बैक वेल्स नज़र आई, और ये जो वेल्स थी ये तकरीबन 100 से ज़ायद थी, और ये इतने खूबसूरत विजुअल्स लग रहे हैं। तो आप देखें, हाँ पारी, और ये जो वेल्स एक साथ नजर आए। इसके साथ साथ ये जो दिलचस्प वीडियो है हेल से मुतालिक रिसर्च करने वाले ग्रुप सेफाई कोस्टल एडवेंचर्स ने शेयर की और बनाई, और साथ उन्होंने शेयर भी की कि कैसी बड़ी वेल्स जो है आपको साइड पे देखी जा सकती है। बिल्कुल, और छोटी बड़ी वेल्स मिक्स हैं और पानी की सतह पर एक दूसरे पर अटकेलियां करती हैं, एक दूसरे के साथ नजर आती हैं। पानी डीप ब्लू सी, और उसके साथ साथ इन वेल्स की ये खूबसूरत सी मूवमेंट्स। और मैं तो उस कैमरामैन के बारे में सोच रहा हूँ जिनको ये मोमेंट कैप्चर करने को मिला, जो कि वो कहते हैं ना कैमरामैन की लाइफ की महराज होती है अगर इस किस्म के मोमेंट्स उनको मिल जाए। खूबसूरती से कैप्चर किया है, और ये विजुअल्स है भी बहुत खूबसूरत के आपने वेल सोचो आप अगर ये टॉप शॉट देखें अरमला हसन, ये टॉप शॉट देखें, कितने
कितना खूबसूरत ये टॉप शॉट है। और इस पे हमें एक जानिब तो कुदरत की जो तख्लीक है उसकी जानिब भी हमारी तवज्जो जाती है और सुभान अल्लाह कहने को जी करता है। और दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त इंसान कितना एडवांस हो गया है कि वैसी मखलूकात को कितने बेहतर तरीके से दिखा सकता है। वैसे ब्यूटीफुल वीडियो आपने कहा कि जरा सुबह आपकी बेहतर कीजिए और आपके सारी विजुअल्स शेयर कीजिए। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बिल्कुल आना है, हैंडल पे आपने देना है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।